जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हम इस अपने सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। आप स्टूडेंट्स को याद होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर के मुतालिक पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी और उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर के मुतालिक हमने पढ़ा था कि पहले हमने ये देखा था एक्सपोजर क्या होता है, फिर हमने ये देखा था कि फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर क्या होता है। उसके बाद फिर हमने टाइप्स देखी थी, कितने किस्म के एक्सपोजर होते हैं, जिसके अंदर से हमने जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। 3 टाइप्स देखी थी हमने, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर और ट्रांसलेशन एक्सपोजर। जो पहले टाइप है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इकोनॉमिक एक्सपोजर। ठीक है, एक थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर देता हूँ कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के अंदर हमने क्या पढ़ा था। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के अंदर हमने देखा था कि जो ट्रांजैक्शन एक होती है उसके अंदर जो एक्सपोजर जनरेट होता है कोई भी ट्रांजैक्शन की लाइफ स्पैन के अंदर, उसको डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे टाइम 1 से लेकर टाइम 2 के दरमियान, टाइम 2 से टाइम 3 और टाइम 3 से टाइम 4 के दरमियान अगर एक्सचेंज रेट चेंज होता है तो हर एक का एक नाम दे दिया गया था। और हमने 3 किस्म के देखे थे, कोटेशन, बैकलॉग और बिलिंग एक्सपोजर। ठीक है, इसके बाद आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या होता है। देखिए, आप मुख्तलिफ़ किताबें लेंगे और मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर इकोनॉमिक एक्सपोजर के आपको मुख्तलिफ़ नाम मिलेंगे। कुछ किताबों में अंदर अंदर आपको ऑपरेटिंग एक्सपोजर इसका नाम मिलेगा, ठीक है, कुछ में कंपैरेटिव एक्सपोजर नाम मिलेगा और कुछ किताबों में आपको स्ट्रेटजिक एक्सपोजर नाम मिलेगा। तो बेसिकली ये होंगे तमाम इकोनॉमिक एक्सपोजर ही, ठीक है, और कुछ किताबों में आपको इकोनॉमिक एक्सपोजर भी नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 नाम जो हैं ये बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट है, टॉपिक एक ही है, उसको मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ नाम यूज़ किया हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर भी बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर की टाइप्स। फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें हमने पढ़ा था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर चेंजेस आने से जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। जो ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन से, उसको हमने नाम दे दिया था, उनको हमने नाम दिया था ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्सपोजर के अंदर भी कॉन्सेप्ट वही है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट की चेंजिंग से कोई ना कोई रिस्क अराइज होता है, एक्सपोजर अराइज होता है। ठीक है, वो क्या होता है वो हम देखेंगे इसमें इंशाल्लाह। इकोनॉमिक एक्सपोजर करता क्या है? इट मेजर्स द चेंजेस इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म रिजल्टिंग फ्रॉम एनी चेंज एक्सपेक्टेड फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फ्रॉम द फर्म कॉज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। बात वही है कि एक्सचेंज रेट की अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन एक्सचेंज रेट जो अराइज होती हैं उसकी वजह से जो फर्म के अंदर की कैश फ्लोज में डिफरेंस आ रहा होता है। ज़ाहिर बात है एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, अब ज़ाहिर बात है जो पेमेंट करनी है या रिसीट्स हैं कंपनी की, पेमेंट्स या रिसीट्स, उनके कैश फ्लो मुतासिर होते हैं। ठीक है, तो उसको ये मेजर करता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है कि ये लगता तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की तरह ही है, बट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज दैट द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इज कंसर्न विद फ्यूचर कैश फ्लोज ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर। वो कह रहा है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो है वो उन ट्रांजैक्शन से कंसर्न करता था, इस ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का ताल्लुक उन ट्रांजैक्शन से होता था कि जो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी जिनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और उन ट्रांजैक्शन के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट की चेंजेस आने से जो फ्यूचर में कैश फ्लोज मुतासिर होंगे उसको हम डिस्कस करते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में। यानी आप इसको यूँ कह सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन जिनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब वो एग्जीक्यूशन के मराहिल में हैं या अब उनके ऊपर एग्जीक्यूशन शुरू हो चुकी है, उनके अंदर उन ट्रांजैक्शन में जो कैश फ्लोज मुतासिर होते हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज मुतासिर होते हैं किसी वजह से, फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस आने की वजह से, तो उनको डिस्कस किया जाता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या है। ऑन द अदर हैंड, इकोनॉमिक एक्सपोजर, ये हम यहाँ से पढ़ें। ऑन द अदर हैंड, इकोनॉमिक एक्सपोजर फोकसेस ऑन एक्सपेक्टेड नॉट येट कॉन्ट्रैक्टेड
फॉर फ्यूचर कैश फ्लोज। जो इकोनॉमिक एक्सपोजर है उसमें हम ये देखेंगे कि फ्यूचर में होने वाली ट्रांजैक्शंस का एक्सपोजर कितना है, यानी वो ट्रांजैक्शन कि जिनका भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो नहीं है लेकिन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी एग्जीक्यूटेड, टू बी इनिशिएटेड, टू बी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर इन फ्यूचर, कि जिनका मुतवक्का है कि फ्यूचर के अंदर वो ट्रांजैक्शन होंगी कंपनी की, तो उनका जो फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलेंगे, जो कैश फ्लोज होंगे उनके, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट की चेंजेस से कैसे मुतासिर हो सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्सपोजर में। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बिटवीन ट्रांजैक्शन एक्सपोजर और इकोनॉमिक एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में हम उन ट्रांजैक्शन का एक्सपोजर मालूम करते हैं, रिस्क देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस आने की वजह से जिनका कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका है दो पार्टीज़ के दरमियान, दो कंपनियों के दरमियान, या किसी एक कंपनी ने ट्रांजैक्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, वो एग्जीक्यूशन के मराहिल में। जबकि इकोनॉमिक एक्सपोजर के अंदर हम उन ट्रांजैक्शन का एक्सपोजर मालूम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सपोजर, के जो अभी जिनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ लेकिन आने वाले वक्त में फ्यूचर में उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, मुतवक्के है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि अभी ट्रांजैक्शन जो है वो तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं और कंपनी पहले ही उनका एक्सपोजर मालूम कर ले। तो मैं मुख्तसरन बता देता हूँ, ये वैसे आगे बात आएगी, हम देखेंगे कि होता यह है कि एक कंपनी जो है वो पिछले 30 साल से ऑपरेट कर रही है, 30 साल से कंपनी चल रही है, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है जो कंपनी 30 साल से चल रही है वो देख सकती है कि पिछले 10 सालों के अंदर हम ट्रांजैक्शंस का क्या एक ट्रेंड आ रहा है। हर साल कंपनी सेल और परचेज़ की कौन कौन सी ट्रांजैक्शन करती है, किन किन ममालिक से करती है, किन ममालिक से माल मंगवाती है, उसके कस्टमर्स किन किन ममालिक में, तो अमूमन एक सेल का रुझान पता चल जाता है। तो वो एक एवरेज अमाउंट लेके और पास्ट ट्रेंड देख के वो एक एसेस कर सकते हैं कि फ्यूचर में आने वाला जो नया साल है 2021 का, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर, तो 2021 में जो है वो इतनी ट्रांजैक्शन होंगी बाइंग की, सेलिंग की, इन ममालिक से होंगी और उनके अंदर ये करेंसी इन्वॉल्व होगी, तो उसके हिसाब से वो एक्सपोजर अपना मालूम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, एक छोटी सी ना एग्जांपल दी हुई है और उसके अंदर जो है वो समझाया गया है द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग और यानी इकोनॉमिक और ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ठीक है। देखें, अ सिंपल एग्जांपल विल क्लैरिफाई द पॉइंट। अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन MNE, जैसे कि ईस्टमैन कोडक, ये यूएस की कंपनी है, हैज़ अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एट एनी टाइम। उसका किसी भी वक्त के ऊपर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं, क्योंकि देखें आपको पता है कि कोडक जो है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, यूएस का है, और ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये अपनी प्रोडक्ट को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेजती हैं। तो ज़ाहिर बात है जब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होती है तभी फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सपोजर अराइज होता है। अब एक मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि एक पाकिस्तान में कोई शख्स प्रोड्यूस कर रहा है कोई आइटम, ठीक है। अब जैसे आप मिसाल ले लें परचून की दुकान की, ठीक है, उसके पास कंपनी की गाड़ियाँ आती हैं, चीज़ें दे जाती हैं और वो सेल कर रहा होता है। आप बड़े से बड़े मिसाल ले लें, चेज़अप की मिसाल ले लें, ठीक है। चेज़अप के मिसाल के तौर पे जो ग्रॉसरी के आइटम है, वो आइटम्स के जो पाकिस्तान में आते हैं, कंपनियां हैं, सुल्तान की मिल्स वाले हैं या यूनिलीवर वाले हैं, वो यहीं से आती हैं, यहीं पे उन्हें चीज़ें देती हैं और यहीं से उनका कस्टमर होता है, यहीं पे वो सेल हो जाती हैं। तो उनकी जो पेमेंट्स और रिसीट्स दोनों होती हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में होती हैं, तो लिहाजा उनका फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सपोजर है ही नहीं। एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है घट रहा है, उनकी जो है वो पेमेंट्स और रिसीट पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अब जो चेज़अप अपने पास गारमेंट्स चाइना से मंगवाता है, पूरा पूरा कंटेनर, ठीक है, चाइना से इनकी प्रोडक्ट्स आती हैं काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर, ठीक है। तो वो चूँकि उसमें वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो गई, अब वो चाइना से आ रही हैं, तो लिहाजा उसमें फ़ॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व हो जाएगा और डेफिनेटली फ़ॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होने की वजह से दोनों पार्टीज़ में से किसी एक पार्टीज़ को एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन की वजह से फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो हम अपने सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं कि उसकी जो है वो कोडा कंपनी का नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन एक्सपोजर्स एट एनी टाइम, यानी उसका किसी भी वक्त आप देख लें उसका ट्रांजेक्शन चूँकि चल रही होती है मुस्तकिल, तो हर वक्त एक्सपोजर उसका एग्जिस्ट कर रहा होता है, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। कोडक हैज़ सेल्स इन द यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड यूरोप, ठीक है। कोडक की जो सेल्स हैं यूएसए में है, जापान में और यूरोप में, एंड देयरफॉर पोस्ट अ कंटिन्यू सीरीज ऑफ फॉरेन करेंसी रिसीवेबल एंड पेबल्स, और उसके मुस्तकिल जो है वो फॉरेन करेंसी के अंदर पेबल और रिसीवेबल्स चल रहे होते हैं, यानी पेमेंट और रिसीट उसकी मुस्तकिल आ रही होती हैं बैरून मुल्क से। सेल्स एंड एक्सपेंसेस दैट आर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर आर ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। सेल्स एंड एक्सपेंसेस,
दैट आर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर आर ट्रेडिशनल ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, वो सेल्स और वो एक्सपेंसेस के जो ऑलरेडी जिनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है, कोई माल मंगवा रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल मंगवा रही है कोई कंपनी, या कोई भी अगर मिसाल के तौर पे कुछ मिसाल के तौर पे कस्टमर्स को उसने अपने प्रोडक्ट भेजी हुई हैं, तो उसका जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं जिन ट्रांजेक्शन का, उनके अंदर जो एक्सपोजर होगा वो ट्रांजेक्शन एक्सपोजर कहलाएगा. बट ऑन द अदर हैंड सेल्स एंड एक्सपेंसेस दैट आर हाईली प्रोबेबल, वो सेल्स एक्सपेंसेस के जो हाईली प्रोबेबल, जिनका बहुत ज़्यादा इम्कान है, बेस्ड ऑन कोडेक्स हिस्टोरिकल बिजनेस लाइन, ठीक है, कि जो कोडेक्स की हिस्टोरिकल बिजनेस लाइन, जो पास डाटा हिस्टोरिकल डाटा, उस बेस के ऊपर जो ज़्यादा इम्कान है कि ट्रांजेक्शन्स इनकी सेल्स और एक्सपेंसेस होंगे आने वाले वक्त में, एंड मार्केट शेयर, बट हैव नो लीगल बेसिस येट, लेकिन उनके अभी लीगल बेसिस नहीं है. लीगल बेसिस क्या मुराद है कि अभी वो लीगली बाइंडिंग नहीं हुई, वो ट्रांजेक्शन लीगल बाइंडिंग में नहीं आई, अभी मुतवक्के है कि ट्रांजेक्शन होंगी लेकिन अभी हुई नहीं है. तो उन ट्रांजेक्शन का जो पहले से मालूम कर लिया जाता है कि अगर फ्यूचर में ये ट्रांजेक्शन हुई और एक्सचेंज रेट चेंज हुआ तो कितना कंपनी को सॉरी, तो कितना कंपनी को लॉस हो सकता है, ठीक है. तो वो जो मालूम किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्सपोजर. देखें, इकोनॉमिक एक्सपोजर कहलाएगा, ठीक है. अच्छा, अब इकोनॉमिक एक्सपोजर जो मालूम किया जाता है ना, ये एक्यूरेट नहीं होता, ये पहले से एक्यूरेट मालूम नहीं किया जा सकता. जाहिर बात है, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो प्रेडिक्शन कभी भी एग्जैक्ट और एक्यूरेट नहीं होती. ये बिल्कुल ऐसे ही है, समझ लें आप कि महकमे मौसमियात वाले भी तो प्रेडिक्शन करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, बताते हैं कि आज बारिश होने का इम्कान है, या आज जो है वो धूप. अब बारिश होने का इम्कान का मतलब ये नहीं है कि लाजमन बारिश होगी, बाज़ों का सिर्फ बादल आके हल्की फुल्की बूंदाबांदी होकर चले जाते हैं. तो ये एक एस्टिमेट ही करते हैं फ्यूचर के मुतालिक. तो फ्यूचर के मुतालिक जब भी कोई एस्टिमेशन दी जाती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो 100% ट्रू हो. हाँ, ये हो सकता है कि उसके अंदर एक्चुअल से क्लोज होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा या कम हो जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे ही हो. जैसे कि इकोनॉमिक एक्सपोजर जो मालूम किया जाता है, वो चूँकि फ्यूचर में होने वाली ट्रांजेक्शन के मुतालिक किया जाता है. अब देखें, फ्यूचर के अब हो सकता है बहुत सी कंपनीज़ ने 2020 का अपना इकोनॉमिक एक्सपोजर मालूम किया हो. अब उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि ये लॉकडाउन हो जाएगा और सारी सिचुएशन हो जाएगी. अब देखें, बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो गई, तो हो सकता है जो एक्सपोजर उन्होंने 2019 में मालूम किया होगा वो एक्यूरेट अब नहीं बैठ रहा होगा, वो एक्यूरेट फिगर्स नहीं होंगी, क्योंकि इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ही ख़त्म हो गई है, ठीक है, कितना अरसा बंद रही, फ्लाइट्स नहीं चली, एंड सो ऑन. लेकिन इसको जो है बहुत से तरीके हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स जिसके ज़रिए मालूम किया जा सकता है, ठीक है. ये एक छोटा सा टूल है y=a+bx, जिसको हम लीनियर रिग्रेशन भी कहते हैं, लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं. ये असल में यहाँ पे पूरा लीनियर इक्वेशन पढ़ाना मकसूद नहीं है, सिर्फ आपको एक छोटा सा एक मेथड बताना मकसूद है कि इस मेथड के ज़रिए जो है वो मालूम किया जा सकता है फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में अकर होने वाले इकोनॉमिक एक्सपोजर को, ठीक है. ये इक्वेशन होती है जिसमें y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a और b जो है वो इंटरसेप्ट हैं और स्लोप हैं रिस्पेक्टिवली, एंड सो ऑन. तो ये बहरहाल फ़िलहाल मुख्तसरन ये कि आपको सिर्फ बताना मकसूद था कि कई टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए फोरकास्टिंग कर ली जाती है आने वाले वक्त में कितना इकोनॉमिक एक्सपोजर कंपनी का एग्जिस्ट करेगा, उसको एस्टिमेट कर लिया जाता है, ठीक है. अच्छा, अब हम एक नए टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोजर. हाँ जी, अब हम ये देखते हैं कि प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोजर से क्या मुराद है. देखें, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोजर में अगर आप देखें तो असल में ना ये कुछ लाइंस मैंने इसलिए डार्क कर दी हैं क्योंकि इससे पहले ना एक टॉपिक पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है जिसका नाम है हैजिंग. वो हमने नहीं पढ़ा हुआ, तो लिहाजा फ़िलहाल इसको इग्नोर कर दें इन लाइंस को. असल में ये बता रहा है, इस अब जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्सपोजर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कंपनी अपने इकोनॉमिक एक्सपोजर को ख़त्म तो नहीं, बहरहाल रिड्यूस कर सकती है बहुत हद तक, ठीक है. इसलिए अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग एंड ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कैन बी पार्शियली मैनेज बाय अडॉप्टिंग ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग पॉलिसीज़. कुछ ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग पॉलिसीज़ यूज़ करने की वजह से जो है वो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर और ऑपरेटिंग एक्सपोजर दोनों को हम कवर कर सकते हैं, लेकिन पार्शियली 100% नहीं रिमूव हो सकता. डेट ऑफसेट एंटिसिपेटेड फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सपोजर, जिसकी वजह से
और फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सपोजर ख़त्म हो सकता है या ऑफसेट हो जाता है, तो काफ़ी हद तक हम ख़त्म कर सकते हैं। 100% एलिमिनेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन टू सम एक्सटेंट और एडिकेट लेवल पर जो है ऑर्गेनाइजेशंस इन स्ट्रेटजीज़ को, जो आगे हमने 6 स्ट्रेटजीज़ हैं, वैसे तो काफ़ी सारी है लेकिन मैंने यहाँ 6 लिखी हुई हैं, 6 स्ट्रेटजीज़ की मदद से कम जो कंपनीज़ हैं वो इनको अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकती हैं। अच्छा, अब वो क्या है स्ट्रेटजीज़ वो देखते हैं। सबसे पहली है मैचिंग करेंसी कैश फ्लोज। अच्छा, अब ना अगर मैंने आपको इसकी पढ़ाई ना डायरेक्ट डेफिनेशन, तो आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक है, तो आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज। आपने करना क्या है, आपको ना मैं समझाता हूँ इस डायग्राम से मिसाल। हाँ जी, डायग्राम समझ में आ गई ना, अगर हमें तो समझें कि ये सब समझ में आ गया। हाँ जी, अब सही है। ठीक है, मैं ज़रा थोड़ा इसको बड़ा भी कर लेता हूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी हो। ठीक है, अच्छा ये मेरे ख्याल में मुझसे मैसेज दे रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा देखें जी, देखिएगा, पहली बात तो ये कि मैचिंग करेंसी कैश फ्लो टेक्निक कौन सी टेक्निक है जिसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकती हैं। देखें, हम फर्ज करते हैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, जिस डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है कैनेडियन कॉरपोरेशन, और यहाँ पे है कैनेडियन बैंक, और यहाँ पे है यूएस कॉरपोरेशन। ठीक है, अब देखें, थोड़ा सा हम यहाँ से पढ़ते हैं, इस एग्जांपल को भी पढ़ते जाते हैं। अभी मैंने डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊँगा आपको, डेफिनेशन आपके लिए थोड़ी सी एक टेक्निकल हो जाएगी। डेफिनेशन को पढ़ाने के बजाय मैं आपको पढ़ाता हूँ एग्जांपल। एग्जांपल जब हम पढ़ेंगे तो और हम नीचे भी देखते जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, देखें, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि डायग्राम और इधर आ जाए। हाँ जी, देखें जी, अब हम एग्जांपल को देखते हैं और साथ साथ जो है वो डायग्राम को भी देखते जाएंगे ताकि हमें दोनों चीज़ें क्लियर होती जाए। ठीक है, अच्छा अब देखें, पहली बात तो ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूएस फर्म्स हैज़ कंटिन्यूइंग एक्सपोर्ट सेल्स टू कनाडा। एक फर्म है यूएस फर्म। अच्छा, अब देखें, वो यहाँ पे बनी हुई है, ये है यूएस फर्म। वो कनाडा उसकी कंटिन्यूस एक्सपोर्ट्स होती रहती हैं। ठीक है, कनाडा जो है वो सेल करती रहती है यूएस ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूएस से माल कहाँ जाता है, कनाडा जाता है। अब जारी बात है, जब कनाडा जाता होगा तो इसके कस्टमर्स कहाँ होंगे, कनाडा में। जब कनाडा में इसके कस्टमर्स होंगे तो कंपनी को जो पहली बात तो ये कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हुई, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होने की वजह से कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सपोजर का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात अब फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सपोजर को कैसे कंपनी कम्पीट करेगी, इसके मुतालिक हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू कम्पीट इफेक्टिवली इन कैनेडियन मार्केट द फर्म्स इनवॉइसेस ऑल एक्सपोर्ट सेल्स इन कैनेडियन डॉलर। अच्छा, जो यूएस की कॉरपोरेशन गुड्स एक्सपोर्ट करती है तो उसकी रिसीट्स जो होती हैं वो तमाम किस में होती हैं, कैनेडियन डॉलर में होती हैं। दिस पॉलिसी रिजल्ट्स इन अ कंटिन्यूइंग रिसीट्स ऑफ कैनेडियन डॉलर्स मंथ आफ्टर मंथ। ठीक है, दिस पॉलिसी रिजल्ट्स इन अ कंटिन्यूइंग रिसीट्स, इसकी वजह से क्या होता है कि हर आने वाले महीनों के अंदर जो कंपनी के पास कैनेडियन डॉलर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात यह है कि अगर यूएस कॉरपोरेशन कनाडा में चीज़ें अपनी सेल कर रही है और कैनेडियन वाले जो है वो उन्हें कैनेडियन डॉलर में पे करते हैं, तो यूएस कंपनी के लिए प्रॉब्लम ये होगी कि यूएस कंपनी को फिर अपने मुल्क में पैसा मंगवाने के लिए कैनेडियन डॉलर को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा यूएस डॉलर के अंदर। अब एक्सचेंज रेट का फिर इशू आ गया, तो अब यूएस कॉरपोरेशन चाहती है कि कोई ऐसा तरीका फाइंड आउट करे, यूएस कॉरपोरेशन कोई ऐसा तरीका फाइंड आउट करे जिसकी वजह से उसको ये एक्सचेंज ना करवानी पड़े करेंसी। जो कैनेडियन कस्टमर्स यूएस कॉरपोरेशन को पेमेंट करते हैं कैनेडियन डॉलर में,
वो कैनेडियन डॉलर जो है वो यूएस डॉलर के अंदर कन्वर्ट ना हो, ताकि एक्सचेंज रेट का इशू रिजॉल्व हो जाए। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पे क्या टेक्निक बताई गई है, इफ़ द यूएस फर्म वर टू एक्वायर पार्ट ऑफ इट्स डेट, अगर यूएस फर्म जो है वो, अब देखें हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई डेट होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो हमेशा डेट पे उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं ना, ये आपने पढ़ा होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक इक्विटी और एक डेट। कंपनी के पास जो एसेट्स हैं उसके दो सोर्सेज होंगे फाइनेंसिंग के। चलो मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। कंपनी के पास कंपनी ने जो भी एसेट्स परचेज किए हुए हैं उसके पास उस पैसे कहाँ से आएंगे, वो दो सोर्स से आएंगे। या तो इसने डेट लिया हुआ होगा या फिर इक्विटी ली हुई होगी। कैपिटल स्ट्रक्चर के दो कंपोनेंट होते हैं, डेट और इक्विटी। ठीक है, अमूमन ऑर्गेनाइजेशन का डेट एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं डेट। और इक्विटी वो है कि जो शेयर होल्डर ने पैसा मिलाया, कुछ शेयर होल्डर ने पैसा मिलाया, कुछ बैंक से लोन लिया गया, तो फिर ये दोनों पैसे इकट्ठे करने के बाद कंपनी ने अपने एसेट्स परचेज किए और मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। ठीक है, कंपनी शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता काम करना। तो अमूमन ऑर्गेनाइजेशन का डेट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डेट होता है उनके ऊपर। तो वो ये कह रहा है कि अब यूएस फर्म को क्या चाहिए कि वो जो अपना डेट लेती है बैंक से, वो क्योंकि कंपनी लोन लेती रहती है बैंक से, तो उसे चाहिए कि वो इस वर टू एक्वायर पार्ट ऑफ इट्स डेट कैपिटल, यानी वो जो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो हिस्सा है डेट का, वो एक्वायर कर ले किसमें, कैनेडियन डॉलर मार्केट में। वो कैनेडियन मार्केट से डेट ले ले या किसी भी बैंक से डेट ले कि उसके अंदर जो उसको पेमेंट करनी होगी वो किस में करनी होगी, कैनेडियन डॉलर्स के अंदर। अच्छा, अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि यूएस कंपनी ने एक बैंक से लोन लिया जिसकी पेमेंट उसे कैनेडियन डॉलर में करनी पड़ेगी। अब उसका होगा क्या, इट कुड यूज़ द रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल कैनेडियन डॉलर्स कैश इनफ्लोज फ्रॉम एक्सपोर्ट सेल्स to service the principal and interest payment on Canadian dollar debt and be cash flows match। वो ये करेगी कि देखें यूएसई कंपनी ने कैनेडियन डिनोमिनेटेड डेट लिया, यानी किसी भी जिस बैंक से डेट लिया उसको पे करना है किस में, कैनेडियन डॉलर में। ठीक है, उसको पे किस में करना है, कैनेडियन डॉलर के अंदर। और कंपनी के पास उधर से जो दूसरी तरफ उसकी प्रोडक्ट सेल होने से कनाडा की मार्केट में जो कैश इनफ्लोज आ रहे हैं वो भी किस में आ रहे हैं, कैनेडियन डॉलर में आ रहे हैं। तो कंपनी क्या करेगी, वो जो कैनेडियन डॉलर उसके पास उसके कस्टमर्स की तरफ से आ रहे होंगे एज अ पेमेंट ऑफ गुड्स, उनको जमा करती रहेगी। और जब कैनेडियन बैंक से लिए हुए कर्जे की जब मुद्दत ख़त्म होने लगेगी, जब उसका पीरियड ख़त्म होने लगेगा, तो जब वो ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म होने के ऊपर अब उसने उसको पेमेंट करनी है बैंक को किस में, कैनेडियन डेट में, कैनेडियन डॉलर में। तो वो जो उसके पास कस्टमर्स की तरफ से आया हुआ पैसा जमा है उसको यूज़ कर लेगी कंपनी एज अ पेमेंट ऑफ लोन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। वो उस पैसे को लेगी जो उस कस्टमर्स की तरफ से आया हुआ, उसने जमा किया हुआ है, और उसको बैंक में दे देगी फॉर अ पेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, और इस तरह उसने क्या किया, कैश फ्लो मैच कर लिया। कैश फ्लो मैच करने से क्या मुराद है, जो कैश इनफ्लो हो रहा था उसके पास अपनी एक्सपोर्ट सेल की वजह से, कैनेडियन डॉलर उसके पास आ रहे थे, उसने उसको आउटफ्लो कर दिया एज फॉर द पेमेंट ऑफ लोन इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। तो इस तरह क्या हुआ, कैश इनफ्लोज जो है वो मैच हो गए कैश आउटफ्लोज से। सो दिस इज़ द बेसिकली स्ट्रेटजी। अब देखें उसको एक्सचेंज रेट रिस्क का सामना नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि देखें अब उसको, क्योंकि वो इसलिए नहीं सामना करना पड़ा क्योंकि उसको कैनेडियन डॉलर को कन्वर्ट नहीं करवाना पड़ेगा यूएस डॉलर के अंदर। ठीक है, देखें द यूएस बेस्ड फर्म हैज़ हेज्ड एन ऑपरेशनल, हेज कहते हैं, हेजिंग कहते हैं, टू मिनिमाइज द स्ट्रेटजी या कोई इनिशिएटिव या कोई टेक्निक टू मिनिमाइज द रिस्क, टू रिड्यूस द रिस्क। ठीक है, अब उसने अपना रिस्क मिनिमाइज कर लिया ऑपरेशनल कैश फ्लो का बाय क्रिएटिंग अ कैश फाइनेंशियल कैश आउटफ्लो एंड सो इट डज़ नॉट हैव टू एक्टिवली मैनेज द एक्सपोजर विद कंटिन्यू। अच्छा, बहरहाल मतलब इसका कहने का ये है कि अब उसे हैजिंग की कोई और टेक्निक यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उसने कैश इनफ्लोज को मैच कर लिया
कैश आउटफ्लो से। ठीक है, अब देखें, अब आप यहाँ पे देखेंगे ना डायग्राम, तो ये आपको ज़्यादा अच्छी तरीके समझ में आएगी। देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। हाँ जी, ये देखें, ये देखें, ये यूएस कॉरपोरेशन है, ये गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है किसमें, कनाडा में। ये कैनेडियन कॉरपोरेशन हैं, बायर ऑफ गुड्स हैं, वो उसको पे करते हैं पेमेंट ऑफ गुड्स इन कैनेडियन डॉलर, वो कैनेडियन डॉलर में देते हैं इसे यूएस कॉरपोरेशन को। अच्छा, अब यूएस कॉरपोरेशन क्या करेगी, कनाडा के बैंक से लोन ले लेगी। ठीक है, और देखें ये पहले ये क्या करेगी, बारो करेगी। यूएस कॉरपोरेशन बारोस कैनेडियन डॉलर डेट फ्रॉम कैनेडियन बैंक, कैनेडियन बैंक से उसने पैसे बारो कर लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, उस बारो किए हुए पैसे को वो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट, ये जो एरो यहाँ से आ रहा है ना, कि जो कंपनी ने इधर गुड्स एक्सपोर्ट की थी और दूसरी तरफ यूएस कंपनी ने कैनेडियन बैंक से लोन भी ले लिया था। अब दूसरी तरफ जब गुड्स की पेमेंट आई ना यहाँ से, पेमेंट ऑफ गुड्स इन कैनेडियन डॉलर, तो इसी पेमेंट को इसने आगे यूज़ कर लिया एज अ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ लोन इन कैनेडियन डॉलर्स। आगे उसने कैनेडियन बैंक को वही कैनेडियन डॉलर दे दिए। तो उसका क्या हुआ, जिसकी वजह से उसका रिस्क जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क वो रिड्यूस हो गया। उस अब करेंसी का, अब देखें कैनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर का एक्सचेंज रेट चाहे फ्लक्चुएट करता रहे, वेरी करता रहे, उसके अंदर उतार चढ़ाव आता रहे, अब यूएस कॉर्पोरेशन का रिस्क उससे एसोसिएटेड नहीं है, अब यूएस कॉर्पोरेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि कैश फ्लोज जो हैं, यहाँ से जो कैश इनफ्लो हो रहे थे, कैश आउटफ्लो को उसने मैच कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब एक और टेक्निक है रिस्क शेयरिंग एग्रीमेंट, ये दूसरी टेक्निक है। ये क्या टेक्निक है, इस टेक्निक में हम ये देखते हैं कि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ मैनेजिंग लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज एक्सपोजर बिटवीन फर्म्स विद अ कंटिन्यूइंग बायर सप्लायर रिलेशनशिप इज रिस्क शेयरिंग। अब होता यह है कि बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनके कुछ सप्लायर्स और कुछ कस्टमर्स परमानेंट होते हैं, वो एक अरसे से चल रहे होते हैं, वो मुस्तकिल चले आ रहे होते हैं, मतलब ये कि उन्हीं से कंपनी माल खरीद रही होती है अरसे दराज से, पिछले 10-20 सालों से, और आगे कुछ कस्टमर्स होते हैं वो भी उसके 10-20 सालों से उससे माल ले रहे होते हैं। ठीक है, एक कंटिन्यू रिलेशनशिप होता है। अच्छा, अब ऐसे सिचुएशन के अंदर जब बायर और सप्लायर का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो और उसको आगे स्ट्रॉन्ग मेंटेन भी करना हो, तो उसके अंदर एक रिस्क शेयरिंग एग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाता है। वो क्या होता है, ये एक रिस्क शेयरिंग इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है इन विच बायर एंड सेलर एग्री, बायर और सेलर दोनों रजामंद हो जाते हैं किस के ऊपर, टू शेयर एक्सपोजर बिटवीन देम, कि वो आपस में जो एक्सपोजर है, बेसिकली आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर भी लिख सकते हैं, कि वो शेयर कर लेंगे फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर जो है वो कर लेंगे। ये एरर क्यों दे रहा है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। ठीक है, कि वो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर को आपस में शेयर कर लेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे दो पार्टनर्स होते हैं ना बिज़नेस के, तो जब प्रॉफिट होता है तो आपस में शेयर कर लेते हैं, जब लॉस होता है तो भी वो आपस में लॉस को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो बायर और सप्लायर्स हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आने की वजह से उसको आपस में शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको आपस में फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क को शेयर कर लेते हैं, ताकि एक स्ट्रॉन्ग बायर सप्लायर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता रहे और वो मेंटेन होता रहे। If the two firms are interested in long-term relationship based on product quality, supply reliability, a cooperative agreement to share a burden of foreign risk management may be in order. तो आपस में रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक रिस्क शेयरिंग एग्रीमेंट आपस में कर लिया जाता है। अब देखें वो क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ फोर्स नॉर्थ अमेरिकन ऑपरेशंस इंपोर्ट ऑटोमेटिव पार्ट्स ऑफ मजदा। अब एक कंपनी है फोर्स अमेरिका की और मजदा है जापान की। ठीक है, अब जो अमेरिकन कंपनी है वो जापान से एक पार्ट इंपोर्ट करती है, ठीक है, अपने मुल्क में मंगवाती है यूएस में, एवरी मंथ ईयर आफ्टर ईयर।
कई सालों से ना सिलसिला चलता आ रहा है कि वो हर महीने उसके पार्ट्स आते हैं जापान से। मेजर स्विंग एक्सचेंज रेट कैन बेनिफिट वन पार्टी ऑन द एक्सपेंस ऑफ अनदर। एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से कभी एक पार्टी को फ़ायदा हो जाता है और दूसरी को नुकसान, कभी दूसरे को फ़ायदा, पहले को नुकसान। फोर्ड इज़ अ मेन कस्टमर ऑफ मजदा। अच्छा, अब जो मजदा है ना उसका कस्टमर, जो एक मेन कस्टमर है, कौन? फोर्ड। ठीक है। देयर फॉर दिस एग्रीमेंट जो है उनके दरमियान उनके रिलेशनशिप को सॉलिडिफाई कर सकता है, यानी मजबूत कर सकता है, ठोस कर सकता है। एक पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है कि फोर्ड और मजदा एग्री हो जाएं दैट ऑल परचेजेस बाय फोर्ड विल बी मेड इन जापानीज येन, कि तमाम परचेजेस जो हैं जो फोर्ड करेगी यानी अमेरिकन कॉर्पोरेशन करेगी विल बी मेड इन जापानीज येन, तो जापानीज येन में होगी। यानी उसकी जो प्राइस लिखी जाएगी और जो प्राइसेस होंगी वो किस में लिखी जाएंगी? जापानीज येन में। और करंट एक्सचेंज रेट जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो उस पर जो एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट कर रहा होगा उसके ऊपर। एज लॉन्ग एज स्पॉट एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ इनवाइस इज बिटवीन 115 और 125, यानी इसका मतलब यह है कि जब तक एक्सचेंज रेट 115 और 125 के दरमियान एग्जिस्ट करता रहेगा उस वक्त तक वो दोनों आपस में सक्सेसफुली ट्रेड करती रहेंगी। अब जो एक्सचेंज रेट है वो, इसका मतलब यह है कि जब तक 115 येन पर डॉलर और 125 येन पर डॉलर के दरमियान रहेगा स्पॉट एक्सचेंज रेट। स्पॉट एक्सचेंज रेट से मुराद ये है कि जो होते हैं ना बैंक के रेट, बैंक के एक्सचेंज रेट, वो मुराद है। और करंट एक्सचेंज रेट जो मार्केट में एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट करता है, यानी इसके ऊपर बैंक ट्रांजैक्शन करता है। जो इंटर बैंक मार्केट रेट होता है वो अमूमन स्पॉट एक्सचेंज रेट आप समझ लें, और करंट एक्सचेंज रेट जो इस वक्त सेकेंडरी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये आप यूँ समझ लें कि ये जो ब्रोकर वगैरह जो होते हैं ना वो दे रहे होते हैं। तो सिंपल कहने का मकसद ये, अगर इस बात को हम सादा अल्फाज में और आसान अल्फाज में समझना चाहें तो वो ये हो सकती है कि फोर्ड और मजदा ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि फोर्ड जितने भी परचेज़ करेगा वो जापानीज़ येन में करेगा मजदा से, और उस वक्त तक करता रहेगा ईजिली विदाउट एनी चेंजिंग इन ट्रांजैक्शन टर्म्स एंड कंडीशन, जब तक एक्सचेंज रेट जापानीज़ येन और यूएस डॉलर का वेरी करता रहेगा 115 से 125 डॉलर के दरमियान। इफ़ द एक्सचेंज रेट इज़ बिटवीन दीज वैल्यूज़ ऑन द पेमेंट डेट्स, अगर इफ़ द एक्सचेंज रेट इज़ बिटवीन दीज वैल्यूज़ ऑन द पेमेंट डेट, जिस दिन पेमेंट की डेट होगी, फोर्ड ने पेमेंट करनी होगी मजदा को, अगर एक्सचेंज रेट इस रेंज के दरमियान लाई कर रहा है 115-125 के दरमियान, तो फोर्ड जो है वो एग्रीज टू एक्सेप्ट वट एवर द ट्रांजेक्शन एक्सपोजर एग्जिस्ट। तो फोर्ड जो है वो चाहे जो भी ट्रांजेक्शन एक्सपोजर एग्जिस्ट करता हो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, जो भी ट्रांजेक्शन एक्सपोजर एग्जिस्ट करता है। यानी मिसाल के तौर पे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था 115 पे, पेमेंट के टाइम पे आया 119 हो गया एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो फोर्ड को जितना भी बियर करना पड़ेगा लॉस इस केस में, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, कोई एहतजाज या कोई उसके ऊपर बातचीत नहीं करेगा। लेकिन इफ़ द एक्सचेंज रेट फॉल्स आउटसाइड द रेंज, अगर एक्सचेंज रेट इससे बाहर लाई करता है या 130 हो जाता है, तो फोर्ड और मजदा जो लॉस होगा, जो फोर्ड को बियर कर रहा हो, जो फोर्ड बियर कर रहा होगा, वो उसको शेयर कर लेंगे हाफ हाफ। यानी मिसाल के तौर पे 119, अगर मिसाल के तौर पे 130 हो जाता है एक्सचेंज रेट, क्योंकि जापानीज़ येन के अंदर पे कर रहा है फोर्ड, तो लिहाजा जब फोर्ड पेमेंट कर रहा होगा तो 130 के लिहाज से जब वो पेमेंट कर रहा होगा, तो इसका मतलब यह है कि एक्सचेंज रेट ब्रैकेट से कितना दूर चला गया है? 5 येन पर डॉलर, ठीक है, 5 येन पर डॉलर। तो इसका मतलब ये है कि 5 येन पर डॉलर के लिहाज से जो टोटल अमाउंट बनती होगी फोर्ड की पेमेंट की, इतनी अमाउंट उसे एक्सचेंज रेट बढ़ जाने की वजह से ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो उस ज़्यादा होने वाली अमाउंट मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल वो 1000 येन है, तो फोर्ड मजदा उस लॉस को शेयर कर लेंगे हाफ हाफ। उस एक्सपोजर की जो अमाउंट है 1000 येन, उसको 500 शेयर कर लेंगे फोर्ड और मजदा, ठीक है। ये इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये बात नहीं है कि फ़ोर्ड और मजदा के दरमियान ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। बताने का मकसद ये है कि ये एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। रिस्क शेयरिंग में दो पार्टीज़ आपस में फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सपोजर की वजह से अराइज होने वाले रिस्क की शेयरिंग बाहमी म्यूचुअल कंसेंट से या बाहमी रजामंदी से कर सकती हैं, ठीक है। कोई भी वो अरेंजमेंट कोई भी हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है कि ये हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी टेक्निक है बैक टू बैक लोन्स। अच्छा, अब देखें बैक टू बैक लोन्स क्या होते हैं। बैक टू बैक लोन्स आल्सो रेफर टू एज पैरेलल लोन और क्रेडिट स्वैप। ये आपको मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ नाम मिलेंगे।
कहीं पे बैक टू बैक लोन होगा, कहीं पे पैरेलल लोन होगा और कहीं क्रेडिट स्वैप होगा. Occurs when two business firms in separate countries arrange to borrow each other's currency for a specific period of time. इसमें ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि दो कंपनीज़ हैं, वो दो मुख्तलिफ ममालिक में. अब वो अब वो जो है बोरो करना चाहती हैं या लोन लेना चाहती हैं किसी दूसरे मुल्क की करेंसी में, तो फिर क्या होगा, ठीक है. और ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर ये मैं आपको जब मैं पढ़ाता हूँ ना एग्जांपल्स या डायग्राम, तो उसके बाद ये चीज़ें, ये जो डेफिनेशन है ना, ये आप खुद ही देख लिया करिएगा, ये आपको समझ में आ जाया करेगी बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि असल में सब चीज़ें तो हम पढ़ चुके होते हैं, सिर्फ आपने उसका वो देखना होगा, आपने जो है वो सिर्फ उसकी डेफिनेशन देखनी होगी. तो इसको भी समझने के लिए हम आते हैं, बल्कि ये एग्जांपल जो है ना, यहाँ पे हम एग्जांपल पढ़ते जाते हैं और साथ साथ ये डायग्राम भी देखते जाते हैं जो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है. ये मैं आपको इंशाल्लाह फाइल भी शेयर कर दूँगा. ये वाले अ ब्रिटिश पेरेंट फर्म वांटिंग टू इन्वेस्ट फंड इन इट्स सब्सिडियरी लोकेटेड इन नीदरलैंड, ठीक है. नीदरलैंड के अंदर एक पेरेंट फर्म है ब्रिटिश की, वो एग्जिस्ट कर रही है ब्रिटिश में. अच्छा, पेरेंट और सब्सिडियरी का तो पता है ना आपको. पेरेंट फर्म वो होती है अगर एक फ़र्म दूसरी फ़र्म को एक्वायर कर ले, यानी उसके 50% से ज़्यादा शेयर्स परचेज़ कर ले, या उसकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर उसको कंट्रोल हासिल हो जाए एक कंपनी को दूसरी पर, तो जो कंपनी शेयर परचेज़ कर लेती है वो पेरेंट बन जाती है, और जिसके शेयर परचेज़ करती है वो सब्सिडियरी बन जाती है, ठीक है. मज़ीद पेरेंट और सब्सिडियरी के मुतालिक डिटेल आप देख सकते हैं इन्वेस्टोपीडिया के ऊपर या गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं. तो फ़िलहाल हमने फ़र्ज़ किया कि एक कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, उसने एक्वायर की हुई है एक दूसरी कंपनी जो कहाँ पे है, नीदरलैंड में, ठीक है. सब्सिडियरी नीदरलैंड में, पेरेंट फर्म ब्रिटिश में. जो पेरेंट फर्म है ब्रिटिश में, उसी की सब्सिडियरी नीदरलैंड में है. ब्रिटिश पेरेंट फर्म माइट बियर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफ़र कॉस्ट एंड फेस रिस्क ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. अब हो सकता है कि जो ब्रिटिश पेरेंट कंपनी हो, वो अपनी सब्सिडियरी को जब वहाँ से लेन देन करती हो अपनी सब्सिडियरी के साथ, और ज़ाहिर बात है उसकी सब्सिडियरी है तो पैसे का तबादला होता होगा, तो उसे फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांसफ़र कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती होगी और फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर फ्लक्चुएशन का रिस्क भी बेयर करना होता होगा, ठीक है. ज़ाहिर बात है नीदरलैंड से पैसा अगर ब्रिटिश में आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको बेयर तो करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क, ठीक है. अच्छा, अब दूसरी तरफ एक और कंपनी है जो डच में है, ठीक है. बेसिकली नीदरलैंड के अंदर जो लोग होते हैं, उस जो लैंग्वेज होती है उनको डच बोला जाता है, ठीक है. तो एक डच पेरेंट फर्म है, उसकी एक सब्सिडियरी ब्रिटिश में लोकेटेड है, ठीक है, और वो भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है और उसका भी पैसों का तबादला आना जाना लगा रहता है, ठीक है. अच्छा, अब देखें, यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ. ये ब्रिटिश पेरेंट फर्म है, ठीक है, और ये उसकी सब्सिडियरी है, ब्रिटिश फर्म्स सब्सिडियरी कहाँ पे है, वो डच में है, तो इसलिए उसने यहाँ पे डच लिख दिया. इस तरह डच पेरेंट फर्म है, ठीक है, उसी सब्सिडियरी कहाँ है, डच फर्म सब्सिडियरी ब्रिटिश में है, तो लिहाजा उसने. अच्छा, अब दोनों एक दूसरे को फाइनेंसिंग करना चाहती हैं, दोनों लोन लेना चाहती हैं सब्सिडियरीज, ठीक है. अच्छा, अब इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग क्या होगी कि मिसाल के तौर पे अगर ब्रिटिश की सब्सिडियरी, ये ब्रिटिश की सब्सिडियरी है, ये अपनी पेरेंट्स से अगर लेना चाहती है, कोई फाइनेंसिंग करना चाहती है, कोई पैसे उधार लेना चाहती है, या ब्रिटिश कंपनी उसको लोन देना चाहती है, तो ये सब्सिडियरी अगर मंगवाती है अपनी पेरेंट्स से पैसे, ये कहाँ पे पेरेंट फर्म ब्रिटिश में, तो ज़ाहिर बात है वहाँ से जब यहाँ पे डच के अंदर या नीदरलैंड में जब पैसा आएगा तो एक्सचेंज रेट कॉस्ट भी करनी पड़ेगी इन्हें. एक्सचेंज रेट वापसी पर एक्सचेंज रेट रिस्क भी राइज हो जाएगा जब पैसा वापस करने का वक्त आएगा. तो ये इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग अगर करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा इनके लिए, एक्सचेंज रेट रिस्क भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए उन्हें करेंसी का तबादला भी करना पड़ेगा. इसी तरह अगर डच पेरेंट कंपनी इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग करना चाहती है, इनडायरेक्ट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इसके मुल्क में नहीं है, डच पेरेंट फर्म की सब्सिडियरी कहाँ पे है, ब्रिटिश में. अगर वो इसको फाइनेंस करना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वही प्रॉब्लम कि जो इसको फेस करने पड़ेंगे वो इसको भी फेस करने पड़ेंगे. एक्सचेंज रेट इन्वॉल्व हो जाएगा. ब्रिटिश में जब पैसा आएगा डच फर्म के पास, डच फर्म सब्सिडियरी के पास, तो ज़ाहिर बात है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से इसको भी रिस्क बियर करना पड़ सकता है वापस लोन रिडेम्पशन के वक्त, लोन वापस करते वक्त. तो अब होता होगा क्या
कि ये जो ब्रिटिश पेरेंट फर्म है ना, ये ढूंढेगी इस फर्म को। ब्रिटिश फर्म की सब्सिडरी कहाँ पे है? डच में। वो ब्रिटिश फर्म कोशिश करेगी कि मैं ऐसी फर्म ढूंढूं कि जिसका जो पेरेंट हो डच में, लेकिन उसकी सब्सिडरी हो मेरे मुल्क में यानी ब्रिटिश में। उसे हम फर्ज करते हैं कि ये फर्म मिल गई, ठीक है। तो अब ये दो फर्म्स जो हैं वो एक दूसरे को मिल गई, ठीक है, उन्हें एक दूसरे की तलाश थी, और दोनों जो पेरेंट कंपनीज़ हैं उनकी जो सब्सिडरीज़ हैं वो अपोजिट कंट्रीज़ में हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम इन दोनों को यह है कि वो जारी बात है पैसे का तबादला, लेन देन, जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफ़र, फाइनेंसिंग, ये प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ा था दूसरे मुल्क में सब्सिडरी होने की वजह से। अब ये क्या करते हैं? अब ये करते हैं कि भाई आपस में एग्रीमेंट करते हैं। ब्रिटिश कंपनी कहती है कि बजाय मैं अपनी सब्सिडरी को डच के अंदर पैसे भिजवाऊँ, ठीक है, और डच कंपनी बजाय इसके कि ब्रिटिश के अंदर अपनी सब्सिडरी को पैसे भिजवाए, ब्रिटिश कंपनी कहती है कि भाई तुमने जो इसे पैसे भिजवाने वो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी सब्सिडरी को पैसे दे देती हूँ, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी क्या करेगी? डच सब्सिडरी को पैसे दे देगी, डायरेक्ट लोन इन पॉन्ड्स में दे देगी, ठीक है। इसी तरह जो इसने इसको पैसे भिजवाने हैं ब्रिटिश कंपनी ने अपनी सब्सिडरी को, डच पेरेंट कहती है कि भाई वो पैसे मुझे बता दो, मैं इधर दे देती हूँ। तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अब एक ही मुल्क में हैं दोनों कंपनीज़, एक्सचेंज रेट का प्रॉब्लम नहीं है, अब इन्हें रिस्क फेस नहीं करना पड़ेगा, पैसा अपने ही मुल्क में है। इस पेरेंट ने दूसरी कंपनी की सब्सिडरी को पैसा दे दिया और इस ब्रिटिश पेरेंट कंपनी ने दूसरी मुल्क की कंपनी की सब्सिडरी को पैसा दे दिया अपने ही मुल्क में। वो उसको पौंड दे देगी ब्रिटिश कंपनी, और ये जो है वो इसको यूरोज़ दे देगी, ठीक है। अब फ़ायदा क्या होगा? जब वापसी का वक्त आएगा ये इसको लोन वापस कर देगी, ये इसको लोन वापस कर देगी, एक्सचेंज रेट का रिस्क इन्होंने रिड्यूस कर लिया, ठीक है। ये देखें, ब्रिटिश फर्म विशेज़ टू इन्वेस्ट फंड्स इन डच सब्सिडरी, यानी उसकी जो डच में सब्सिडरी है, और ब्रिटिश फर्म आइडेंटिफाइज अ डच फर्म विशिंग टू इन्वेस्ट इन इट्स ब्रिटिश सब्सिडरी। अब ब्रिटिश फर्म फाइंड करेगी, आइडेंटिफाई करेगी डच फर्म कि जो अपनी ब्रिटिश में मौजूद सब्सिडरी में इन्वेस्ट करना चाहती हो, ठीक है। ब्रिटिश फर्म्स लोन ब्रिटिश पाउंड्स डायरेक्टली टू द डच फर्म्स ब्रिटिश सब्सिडरी, ठीक है। ब्रिटिश फर्म्स जो है वो लोन कर दे देगी ब्रिटिश पाउंड किसको? डच फर्म की सब्सिडरी को, और यहाँ पे जो है डच फर्म जो है वो ब्रिटिश सब्सिडरी को पैसे दे देगी, ठीक है। द बैक टू बैक लोन प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ पेइंग सब्सिडरी क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग विदाउट इनकरिंग डायरेक्ट करेंसी एक्सपोजर। करेंसी एक्सपोजर इनको, फॉरेन करेंसी एक्सपोजर इनको बियर नहीं करना पड़ा, एक ने दूसरे को लोन दे दिया। अब ये सारी अरेंजमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ लेंगे आपको आराम से समझ में आ जाएगी। यही बात जो मैंने आपको समझाई है नीचे, वो यहाँ पे अल्फाज में लिखी हुई है, बस और कोई नहीं। और ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, द ऑपरेशन इज़ कंडक्टेड आउटसाइड। यही बात है कि वो आपस में लोन स्वैप कर लेंगी, तुम मेरी सब्सिडी को दे दो, मैं तुम्हारी सब्सिडी को दे देती हूँ, ये बात हो गई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं आपके माइंड में लाजमन आई होंगी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ फर्म टू फाइंड काउंटर पार्टी। अब देखें, अब एक फर्म को ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखे हुए ना, ये हम पढ़ते हैं, चलो मैं आपको फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर द करेंसी अमाउंट टाइमिंग डिजायर्ड, सेकंड अ रिस्क एग्जिस्ट दैट वन of the parties will fail to return the borrowers funds at a designated maturity. These disadvantages lead to a rapid development toward use of currency swap. अब देखिए होता ये है कि ब्रिटिश फर्म ने यहाँ पर डच सब्सिडी ढूंढी। अब देखें हो सकता है इसको ना मिले, ठीक है। ये तो आइडियल सिचुएशन है ना कि ब्रिटिश फर्म को एक ऐसी सब्सिडरी मिल गई, सॉरी ऐसी पेरेंट फर्म भी मिल गई डच में जिसकी सब्सिडरी उसके मुल्क में मौजूद है, ब्रिटिश में, ठीक है। फिर उसको भी लोन देना है, लोन देने की ज़रूरत है अपनी सब्सिडरी को, और इसको भी ज़रूरत है, फिर सेम अमाउंट से देने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर सेम अमाउंट पे वापसी करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें सेम एग्जैक्ट मैच होना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से फिर हम जाते हैं किसकी तरफ? करेंसी स्वैप्स की तरफ, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक और रिस्क भी है जो सेकंड इसने बताया हुआ है कि अगर मिसाल के तौर पे ये पैसा वापस नहीं करती डच सब्सिडरीज को, ठीक है, तो इसके लिए मसला हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा? अगर एक कोई भी सब्सिडरी दूसरी अपोजिट पेरेंट फर्म को पैसा दिया हुआ पैसा वापस नहीं करती, तो फिर क्या अरेंजमेंट किया जाएगा? वो एक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को इनकाउंटर करता है क्या? करेंसी स्वैप, ठीक है। तो करेंसी स्वैप के अंदर जो है हम देखते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगला है लिमिटिंग द ट्रांसफर्स। अच्छा,
अच्छा, ये जो है ना करेंसी स्वैप्स, ये हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बाद में। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़रा इसको अच्छी तरीके से समझ लें, देख लें। फिर बाकी जो है ना अगली 3 टेक्निक्स करेंसी स्वैप्स हैं और लीड्स एंड लेग्स हैं, और उसके बाद छठी तकनीक है री इनवॉइसिंग सेंटर, ये हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज तक के लिए इतने काफ़ी है। जो आपको प्रॉब्लम हो आप उसे लिख लें, समझ लें। तो ये जितने भी आपके इशूज़ होंगे वो हम इंशाअल्लाह लाइव क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। 3 टेक्निक्स हमने पढ़ ली हैं, बाकी 3 टेक्निक्स जो हैं वो हम उसमें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह। उस वक्त तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।